मती आश्रम में मैं रिटर्न नहीं आऊंगा। कब रिटर्न नहीं आऊंगा? तब तक जा रही है ईगो वाली बात, गर्ल्स वाली बात। हम लोग अभी तक कंप्लीट किए 1914 से इवेंट कंप्लीट कर रहे थे और 19 हम लोग 20 तक कंप्लीट कर लिए। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हम लोग स्टोरी को कंप्लीट कर रहे थे। आपको पता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट मतलब क्या था? तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हमें देखने को मिलता है कि एक ऐसा मूवमेंट जहां पर इंडिया के लोग जो है वो ब्रिटिशर्स को कॉपरेट नहीं करेंगे। फाइनेंशियल लेवल पर इंडिया के जो लोग हैं वो ब्रिटिशर को कॉपरेट नहीं करेंगे। इसको क्या बोलते हैं? इसको नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बोलते हैं। इसी के लिए महात्मा गांधी ने एक बुक राइट किया था, जिस बुक का नाम था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज एक बुक था जिसको महात्मा गांधी ने 1909 में राइट किया। 1999 में उन्होंने राइट किया। उन्होंने यह बताया कि अगर इंडिया के लोग अगर रिफ्यूज कर दें ब्रिटिशर को कॉपरेट करना तो इंडिया में स्वराज आ सकता है। स्वराज का मतलब क्या? तो स्वराज का मतलब सेल्फ रूल की बात हो रही थी। देखिए यहाँ पे दो वर्ड है। स्वराज का मतलब सेल्फ रूल होता है। जैसे सेल्फ, एक देखिए यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ स्व, राज लिखा हुआ है। स्व का मतलब हो गया सेल्फ और राज का मतलब होता है रूल। मतलब उनके कहने का यह था कि यह इंडिया है तो इंडिया पर इंडिया के लोग जो है वो रूल करेंगे, ना कि इंडिया पर कोई ब्रिटिशर्स, कोई यूरोपियन कंट्री का, कोई दूसरे कंट्री का पर्सन रूल करेगा। ऐसा नहीं हो सकता है। तो इसके लिए उन्होंने स्वराज का कॉन्सेप्ट दिया और उसके लिए उन्होंने बुक को राइट किया था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज। अब यहाँ पर आपसे सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। बुक के राइटर के नेम से क्वेश्चन पूछा जाता है, हु रॉट हिंद स्वराज? तो महात्मा गांधी इन 1999। अब हिंद स्वराज एक बुक को लिखा गया, वहां पे महात्मा गांधी स्वराज के बारे में बताते कि वाई नॉन कॉपरेशन, इस तरीके से वो अपने मूवमेंट के बारे में उन्होंने बता दिया था। जब महात्मा गांधी इस तरीके से अपने मूवमेंट के बारे में बता देते हैं, फिर उसके बाद से मीटिंग होना स्टार्ट हो गया। कांग्रेस का मीटिंग होता है। दो जगह पे कांग्रेस के मीटिंग होते हैं, आप यह लोकेशन जरूर याद रखिएगा। एक वेस्ट बंगाल का लोकेशन जहां पर सितंबर में मीटिंग हुआ। सितंबर में मीटिंग होता है तो लोग सपोर्ट करने को तैयार नहीं थे। इस यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया वो पीपीटी में, बट 1 सितंबर में पहले मीटिंग कराया गया। फिर फाइनली उसके बाद दिसंबर में मीटिंग होता है कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की लीडरशिप में ही मूवमेंट होना था तो उनके परमिशन की जरूरत थी न। सितंबर में उन्होंने परमिशन नहीं दिया, लेकिन दिसंबर का जब टाइम होता है तो दिसंबर के टाइम पर वह परमिशन दे देते हैं कि हाँ देश भर में हम लोग आंदोलन कर सकते हैं। दिसंबर जो 1920 का टाइम था और दिसंबर 1920 में नागपुर में मीटिंग हुआ, तो नागपुर के मीटिंग में यह अप्रूवल दे दिया जाता है कि क्या होगा कि इंडिया में जो लोग हैं, इंडिया में लोग इस तरीके से काम कर सकते हैं। फिर क्या इसके बाद से देखने को मिलता है, जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट लोग स्टार्ट कर देते हैं। लोग किस तरीके से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कर रहे थे तो देखने को मिलता है। सबसे पहले जो टाउन एरिया है, टाउन एरिया में जो मिडिल क्लास के लोग हैं, जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट थे वह उन लोगों ने स्कूल को छोड़ दिया। जो हेडमास्टर थे वह लोग रिजाइन कर देते हैं। स्कूल के प्रिंसिपल ने अपने जॉब को छोड़ दिया। जो लॉयर थे वह लोग प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मतलब इंडिया के जो लोग हैं वो लोग कॉपरेट नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन को। जब इंडिया के लोग जब ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन को कॉपरेट नहीं कर रहे थे तो यह देखने को मिला। और इसकी वजह से देखने को मिलता है कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट आ गए हैं। जाहिर सी बात है कि जब एक आंदोलन चलाया जा रहा है तो उस आंदोलन को चलाए जाने में देखने को मिला कि जो टाउन एरिया में जो लोग हैं वो लोगों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। हेडमास्टर्स ने अपने जॉब को छोड़ दिया। बहुत सारे लोग जॉब छोड़ते जाते हैं कि अब वो लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में लोग काम नहीं करेंगे। लोग ब्रिटिशर्स के अंडर में लोग काम नहीं करेंगे, यह देखने को मिलता है। फिर जब लोगों ने उनको जब बाइकआउट करना लोगों ने स्टार्ट कर दिया। यहाँ पे आप एक टर्म यूज कर सकते हैं, बाइकआउट। अब बाइकआउट बोलते हैं इसको, कभी भी गलती से बॉयकट नहीं पढ़ लीजिएगा। बॉयकट नहीं पढ़ना है, बाइकआउट बोलते हैं। इंडिया के लोग अवॉइड करना स्टार्ट कर दिए थे, अवॉइड करने को ही बाइकआउट बोलते हैं। तो उन लोगों ने बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया। और जब बाइकआउट करना स्टार्ट कर दिया तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि यह इकोनॉमिक लेवल पे ब्रिटिशर को बहुत ज्यादा लॉस हो रहा था। पहले उनका जो एनुअल इनकम 102 करोड़ तक का जो इनकम था, वही उनका इनकम 57 करोड़ तक का हो जाता है।
अब कुछ टाइम के बाद में देखने को मिलता है कि यही जो मूवमेंट था वो मूवमेंट स्लो हो जाता है। क्या रीजन थे? मैंने आपको कल बताया था कि जैसे जो खादी के जो क्लोथ हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव थे और इंडियन के पास में कोई भी अल्टरनेटिव इंस्टीट्यूशन अवेलेबल नहीं था, तो इंडिया के लोग ना चाहते हुए भी वापस से लोग ब्रिटिशर्स के इंस्टीट्यूशन को लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से टाउन एरिया में यह मूवमेंट स्लो हो जाता है। नेक्स्ट, जब हम बात करते हैं कंट्री साइड की, कंट्री साइड मतलब गांव के जो सॉरी जो देश के जो शहर वाले जो एरिया था वहां पर तो आंदोलन हो रहा था और आंदोलन कुछ टाइम के बाद में वहां पर स्लो पड़ गया। लेकिन हमें देखने को मिलता है कि जो कंट्री साइड है, कंट्री साइड में क्या कंडीशन चल रहा था। तो कंट्री साइड की बात करते हैं, देश भर में देश के जो गांव वाले जो एरिया है वहां पर क्या कंडीशन चल रहा था। तो देखने को मिलता है कि वहां पर जो अवध रीजन है, अवध रीजन में पीसेंट्स ने अपना एक आंदोलन स्टार्ट कर दिया था। अवध में एक जो पीसेंट थे, पीसेंट लोगों ने अपना मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। पीसेंट किन्हें बोलते हैं? ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में जो इंडिपेंडेंट फार्मर नहीं थे, जो किसी के कंट्रोल में फार्मर थे, उन लोगों को पीसेंट बोला जाता है। तो पीसेंट लोगों ने अपना एक विरोध करने के लिए वो लोग अपना आंदोलन करना वो लोग स्टार्ट कर दिए थे। किनके लीडरशिप में यह आंदोलन होता है? तो बाबा रामचंद्र सन्यासी, ये बाबा रामचंद्र सन्यासी एक पर्सन थे, सन्यासी थे बाबा रामचंद्र। तो यह एक जगह जो फिजी बोला जाता है, फिजी से यह एक इंडेंजर्ड लेबर के तरीके से यह आए हुए थे। फिजी से यह एक इंडेंजर्ड लेबर के तरीके से आए थे। इंडेंजर्ड लेबर का मतलब क्या होगा? तो इंडेंजर्ड लेबर का मतलब कि जैसे समझिए क्या होता था कि ये जैसे समझते एक छोटा सा एग्जांपल से, यह इंडिया है और इंडिया से किसी दूसरे जगह पर या किसी भी दूसरे जगह पर इंडिया के जो वर्कर्स थे वो वर्कर्स को दूसरे जगह पे भेज दिया जाता था। वहां पर जाकर के उनको काम करना होता था और उन वर्कर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होता था कि बिना कॉन्ट्रैक्ट पीरियड के वो कभी भी वहां से रिटर्न नहीं आ सकते हैं। जैसे किसी का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, किसी का 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो जिसका जितना भी लंबा टाइम तक कॉन्ट्रैक्ट पीरियड रहता था वो लोग उतने टाइम तक ही वहां पे वो लोग काम करते थे। बिना काम किए वो लोग वहां से रिटर्न नहीं आ सकते थे। तो बाबा रामचंद्र सन्यासी जब फिजी से रिटर्न थे और फिजी से रिटर्न होने के बाद में ये इंडिया आते हैं। इंडिया में अवध वाले रीजन में ये वहां के किसानों को वहां पे लीड कर रहे थे। इनकी डिमांड क्या थी? तो इनकी जो डिमांड थी, देखिए जो फार्मर पीसेंट थे वो पीसेंट की कुछ डिमांड थी। सबसे पहले उनकी डिमांड थी कि जो रेवेन्यू है वो रेवेन्यू के रेट को रिड्यूस कर दिया जाए, जो टैक्स जो लिया जा रहा है उसके रेट को कम कर दिया जाए। फर्स्ट नंबर पर देखिए उन लोगों के साथ एक और प्रॉब्लम देखने को मिलता था, वो बेकार जैसा कॉन्सेप्ट उन लोगों के साथ चलता था। बेकार का मतलब क्या होता है कि जैसे वर्कर जो है, वर्कर से काम करा लिया जाता, बदले में उनको कोई पेमेंट नहीं किया जाता। जब कभी किसी को बिना पेमेंट के काम करा लिया जाता उसी को क्या बोलते हैं? बेकार बोलते हैं। एबॉलिशन, वो लोग एबॉलिशन का मतलब हो जाता है बंद कराना, मना कर देना। तो वहां पर उन्होंने यह डिमांड रखा, जो वहां के जो किसान थे उन लोगों ने डिमांड यह रखा कि जो रेवेन्यू है उस रेवेन्यू में रिडक्शन हो जाए, थोड़ा से कम उसको लगाया जाए। एबॉलिशन ऑफ बेकार, जो बेकार जो सिस्टम है उसको बंद कर दिया जाए। और वो लोग और भी बहुत सारी डिमांड को रखते हैं। वो लोग डिमांड को रखते हैं कि जो रेंट है लैंड का, या जो लैंड ही है, लैंड पर उनकी कोई सिक्योरिटी होनी चाहिए। लैंड पर सिक्योरिटी भी होना चाहिए कि जैसे क्या होता था, मान लीजिए कि ये लैंड का पार्ट है, या छोटे छोटे इस तरीके से लैंड का पार्ट रहता था। एक टाइम पे एक ब्रिटिशर्स ने एक पीसेंट को यहाँ पे ये लैंड दे दिया। कुछ टाइम के बाद में यह लैंड ट्रांसफर होकर दूसरे जगह इनको लैंड मिल जाता था। तो जमीन पर अपनी कोई सिक्योरिटी नहीं होती थी। अगर जमीन अपना ही नहीं होगा तो लोग सही से अपना प्रोडक्शन कैसे करेंगे? इसके लिए उन लोगों ने डिमांड यह भी रखा कि सिक्योरिटी मिलना चाहिए लैंड पर। रेंट जो लगते हैं रेंट के, लैंड के, उसको रिड्यूस कर दिया जाए। यह सब उन लोगों ने डिमांड रखा। किन से डिमांड रखा था? जो लैंडलॉर्ड थे, वो लैंडलॉर्ड से उन लोगों ने अपने डिमांड रखा। लैंडलॉर्ड कौन होंगे? जैसे समझिए ऊपर ब्रिटिशर्स हैं, इनके ब्रिटिशर्स के नीचे जमींदार हैं और जमींदार के नीचे कौन है? तो पीसेंट है। इस तरीके का वहां पे कॉन्सेप्ट देखने को मिलता था। तो पीसेंट को जब लॉस हो रहा था, पीसेंट को लॉस था, इसलिए उन लोगों ने बोला कि हम लोगों के ऊपर रूल करने वाले कौन है? जो लैंडलॉर्ड हैं। लैंडलॉर्ड वहां पे रूल कर रहे थे। तो उन लोगों ने बोला कि अब हम लैंडलॉर्ड का क्या कर देंगे, हम लोग ये जो पीसेंट कम्युनिटी के लोग हैं, हम लोग अब इनका सोशल बाइकआउट करेंगे। क्या करेंगे? सोशल बाइकआउट।
सोशल बाइकॉट का मतलब क्या होगा? तो सोशल बाइकॉट का मतलब हो जाएगा कि सामाजिक रूप से सोसाइटी के सारे लोग मिल करके उनको हम लोग अब एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम लोग उनको कामों को मना करते रहेंगे। तो इन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन लोगों ने एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जिसको बोलते हैं नाई धोबी बंद। नाई धोबी बंद, नाई धोबी बंद का मतलब क्या? देखिए, मैंने आपको यहाँ पे बताया, ये पीसेंट जो है, ये पीसेंट लैंडलॉर्ड के अंडर में काम कर रहे थे और लैंडलॉर्ड को ही अपनी कुछ सर्विसेज भी दे रहे थे। यही जो लोग थे वो लोग सर्विसेज भी दे रहे थे। सर्विसेज, क्या सर्विसेज दे रहे थे? तो जैसे ये लोग क्या करते थे, उनके क्लोथ को धुल देते थे, क्लोथ को वॉश करने का ये लोग काम करते थे और उनको, उनके जो हेयर है, उनके बाल, उसको बाल को ये लोग सही तरीके से कट करने का काम करते थे। तो उन लोगों ने क्या बोला कि इन लोगों ने अपना डिमांड रखा कि हमारे लैंड पे हमको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, रेंट कम हो जाना चाहिए, जो बेकार वाले कॉन्सेप्ट है वो फॉलो होने चाहिए, उसको बंद कर देना चाहिए और जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू को कम कर देना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने मना कर दिया, उनकी डिमांड को डिनाई कर दिया। तो इन लोगों ने क्या सोचा कि अब हम लोग इनको जो सर्विसेज दे रहे हैं वो सर्विसेज देना बंद कर देंगे और सर्विसेज देना बंद कर दिया। यहाँ पे यही बोला गया हुआ है, उन लोगों ने क्या कर दिया, नाई धोबी बंद कर दिया था। नाई धोबी बंद मतलब क्या कि जो पीसेंट कम्युनिटी के जो लोग हैं थे, वो पीसेंट उन लोगों को सर्विसेज प्रोवाइड करते थे। लेकिन जब उन लोगों ने जो लैंडलॉर्ड टाइप के जो लोग थे, वो जब उनको, उनके लिए कोई काम नहीं, उनकी जब डिमांड को नहीं सुन रहे थे, तो उन लोगों ने क्या बोला कि हम आपको सोशल बाइकॉट कर देंगे। सोशल बाइकॉट कैसे? तो सोशल बाइकॉट का मतलब यह था कि हम लोग नाई धोबी बंद कर देंगे, हम लोग अब आपको कोई सर्विसेज नहीं देंगे, अब आप रहिए बड़े बड़े बालों में रहिए, लड़कियों के तरीके से आप भी रहिए, फिर उसके बाद से आपके कपड़े तो नहीं धुलेंगे, तो आपके तरीके से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखने को मिलता है। अब उन पीसेंट्स ने बाबा रामचंद्र सन्यासी के तरीके के लीडरशिप में उन लोगों ने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। उन लोगों ने, वही किसान लोगों ने, बाबा रामचंद्र सन्यासी और साथ में एक और पर्सन आते हैं जिनका नाम क्या था, जवाहरलाल नेहरू। ये दो लोग मिल करके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं। वो ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या था? तो युद्ध किसान सभा, अवध किसान सभा ये बोलते हैं। अवध वाले रीजन में फार्मर्स को प्रॉब्लम था, पीसेंट को प्रॉब्लम था, तो एक पॉलिटिकल एसोसिएशन उन लोगों ने बना लिया। और पॉलिटिकल एसोसिएशन बना लेने के बाद में इन लोगों ने 1920 में बनाया था। उस टाइम में देखने को मिलता है कि उस पूरे रीजन में उनकी जो ब्रांचेस है, वो ब्रांचेस बहुत ज्यादा नंबर में बढ़ते जा रही थी। जैसे एक एग्जाम्पल फिर बताता हूँ आप लोगों को, जो 2-3 दिन से मैं रिपीट कर रहा हूँ, कॉकरोच जनता पार्टी का एग्जाम्पल। एक पर्सन ने कॉकरोच जनता पार्टी बनाया, अब हजारों लोग सोशल मीडिया पे उनके नाम को यूज करने लगे, कॉकरोच जनता पार्टी। अब कॉकरोच जनता पार्टी मुंबई में बन गई, कॉकरोच जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बन गई। ब्रांचेस बनाए जा रहे हैं ताकि वहां पे अपनी आवाज को लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो यहाँ पर भी देखने को मिलता है कि पहले एक यूनिट बनती है, बाद में लगभग 300 यूनिट बन जाती है। वो किसकी? तो अवध किसान सभा की। अवध किसान सभा की यूनिट बन गई। हमारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ था? जनवरी 1921 में, या अक्टूबर 1920 में ही लोगों ने अपना एक एसोसिएशन बना लिया। किनके हेल्प से? तो जवाहरलाल नेहरू के हेल्प से बना लिया। फिर उसके बाद क्या देखने को मिलता है? उसके बाद से देखने को मिलता है कि वही जो लोग थे, अब ये लोग अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। जब कंट्री में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रहा था, तो वह लोग भी अपना मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वह लोग अपना मूवमेंट कैसे करते हैं? तो यह लोग भी, जो लैंडलॉर्ड है, जो लैंडलॉर्ड थे या जो तालुकदार बोलते हैं, ये दोनों लोग मिडल मैन थे। ये लैंडलॉर्ड और तालुकदार, ये लोगों के हाउस पर वो लोग अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। घरों के अंदर में उनके पास में कुछ प्रॉपर्टी के पेपर हैं, अनाज रखे हुए हैं, वो सबको वो लोग टेक ओवर कर लेते हैं, अटैक करते हैं। मतलब ये जो लोग मेथड को फॉलो कर रहे थे, वो लोग वायलेंस मेथड को फॉलो कर रहे थे। फिर इस तरीके से हम लोगों को देखने को मिलता है, जब वो लोग वायलेंस मेथड को फॉलो करते हैं, तो कांग्रेस पार्टी कभी भी उनकी इस मेथड को सपोर्ट नहीं करती है। तो हम लोगों को यह अवध के किसान सभा का मूवमेंट देखने को मिला कि वह लोग भी नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में, लेकिन इनका जो मेथड था वो वायलेंस मेथड था। आप इतना याद रखिएगा कि यह वायलेंस मेथड में जो लैंडलॉर्ड हैं, जो तालुकदार थे, उनके हाउस पर ये लोग क्या कर रहे थे? अटैक कर रहे थे। सेकेंड नंबर, उनके ऊपर वो ये लोग वायलेंस क्रिएट कर रहे थे, जैसे मार्केट हो गया या जो ग्रेन्स हो गया, जो अनाज है, जो बाजार है, उसको लोग लूट लेते थे, जब भी वो काम करते थे, तो वायलेंस वो कर रहे थे। महात्मा गांधी का कौन सा मिशन था? महात्मा गांधी चाहते थे नॉन वायलेंस, और ये लोग कौन से मेथड को फॉलो? ये लोग वायलेंस को फॉलो कर रहे थे।
तो इसी वजह से कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट नहीं करती है। लेकिन ये लोग भी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं। देश में जब अंग्रेजों के खिलाफ जब आंदोलन चल रहा था तो ये लोग भी अंग्रेजों और लैंडलॉर्ड के खिलाफ में आंदोलन कर रहे थे। नेक्स्ट हमें जो कंप्लीट करना है वो पार्ट है आंध्र प्रदेश के वुडेन हिल्स का। यहाँ पर कौन लोग रहते हैं? तो यहाँ पर जो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग हैं वो ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग यहाँ पर रहते हैं। ट्राइबल्स कम्युनिटी के लोग इस एरिया में रहते थे, आंध्र प्रदेश वाले एरिया में। ठीक है, लोग ट्राइबल कौन होते हैं मालूम है? ट्राइबल कौन होंगे? आदिवासी, जो जंगलों में जो लोग रहने वाले लोग होते हैं। अब देखिए जंगल होगा, कभी भी अगर कहीं फॉरेस्ट है, कहीं पर भी अगर फॉरेस्ट होगा, कभी भी कहीं पर भी अगर फॉरेस्ट होगा तो फॉरेस्ट पर ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं वो लोग वहीं पर डिपेंड होते हैं कि उनको फॉरेस्ट से ही उनको हर एक रिसोर्सेज मिल जाता है। जैसे उनको वुड चाहिए, उनको फ्रूट चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, उनको शेल्टर चाहिए, कुछ भी चाहिए, वो सब कहाँ मिल जाएगा? तो उनको फॉरेस्ट से मिल जाएगा। और जब फॉरेस्ट था तो फॉरेस्ट के साथ में प्रॉब्लम क्या था ब्रिटिशर्स के लिए? जो फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट को वो लोग समझते थे अनप्रोडक्टिव, प्रोडक्टिव नहीं समझते थे कि उसका उनको कोई फायदा नहीं मिल पा रहा है। क्यों फायदा नहीं मिल पा रहा है? जो ब्रिटिशर का पर्पज क्या था कि इंडिया के बहुत सारे जगह से रेवेन्यू को कलेक्ट किया जाए। उनका मेन पर्पज क्या था कि रेवेन्यू कलेक्ट किया जाए। जंगल है तो जंगल से तो आप वहां पे कुछ उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो मतलब वहां से उनके पास पैसा नहीं आता था। तो ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हम क्या कर देंगे तो पैसा आने लगेगा, हम फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे। जब हम फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर देंगे तो इसकी वजह से क्या होगा कि जंगल के लिए कुछ नियम कानून बन जाएगा। पहले अभी जो अनकंट्रोल है तो लोग उसके रिसोर्सेज का लोग अपने तरीके से लोग मिसयूज करते हैं, लोग अपने तरीके से लोग मिसयूज करते हैं। अब जब लोग अगर अपने तरीके से मिसयूज कर रहे हैं रिसोर्सेज का, जैसे कोई जंगल में चला गया कभी भी और जंगल में जाने के बाद वो जो रिसोर्सेज चाहता है उसको वो वहां पे ले सकता था, उस रिसोर्सेज को जैसे चाहता था वैसे डैमेज कर सकता था। लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने फॉरेस्ट एक्ट को इम्प्लीमेंट कर दिया तो ये जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग थे इनकी फॉरेस्ट में एंट्री बैन हो जाती है। इनकी फॉरेस्ट में जो एंट्री थी वो एंट्री बैन हो गई थी। जब भी कभी किसी का एंट्री बैन हो जाएगा तो ये लोग क्या शांत बैठने वाले थे? ये लोग भी शांत बैठने वाले नहीं थे। तो आंध्र प्रदेश में यही प्रॉब्लम देखने को मिल रहा था। आंध्र प्रदेश में ब्रिटिशर्स ने क्या इंट्रोड्यूस कर दिया था? फॉरेस्ट एक्ट को। फॉरेस्ट एक्ट को उन लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया था, जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि वहां के जो ट्राइबल कम्युनिटी के लोग हैं उनकी एंट्री बैन हो गई थी। और जब उनकी एंट्री जब बैन हो जाती है इसी की वजह से वो लोग फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं, वो लोग आंदोलन करना स्टार्ट कर दिए। आंदोलन किन के लीडरशिप में हुआ था? तो जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, सीबीएसई के एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये जो अल्लूरी सीताराम राजू हैं इनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। तो आपको ये याद रखना है कि इनका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा। सबसे पहले तो इनके बारे में लोगों का बिलीफ यह था कि इनके पास में कुछ एस्ट्रोलॉजिकल एंड हीलिंग एबिलिटीज है, कुछ पावर है इनके पास में। कौन सी पावर है? तो एस्ट्रोलॉजिकल एंड हीलिंग पावर है। एस्ट्रोलॉजिकल का मतलब कि वो ग्रह नक्षत्रों के बारे में वो लोगों को सही से इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। वहीं पे उसके बाद में जो हीलिंग एबिलिटी की बात होती है, किसी को अगर देख भी ले, जैसे आपको कुछ प्रॉब्लम मान लेते हेल्थ इशू कुछ बना हुआ है, अगर वो आपको देख लेंगे तो देख लेने के बाद में आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन लोगों का बिलीफ ऐसा था, लोग बस ऐसा क्लेम करते थे। मेंटेन साइलेंस। He praised गांधी एंड अर्ग्यू पीपल टू वियर खादी। ये गांधी जी को फॉलो कर रहे थे और इन्होंने यह बोला लोगों से, इन्होंने रिक्वेस्ट क्या किया, आपको खादी पहनना चाहिए, देश का जो कपड़ा है देश के लोगों को पहनना चाहिए। ऐसा नहीं में आप देश के लोगों को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं। महात्मा गांधी का भी मिशन क्या था कि हम लोग ब्रिटिशर को कोऑपरेट नहीं करेंगे। अगर ब्रिटिशर को कोऑपरेट नहीं करेंगे तो किसको कोऑपरेट करेंगे? इंडियंस को कोऑपरेट करेंगे। खादी किसने बनाया हुआ है? इंडिया के लोगों ने। तो इंडिया के लोगों को कोऑपरेट करेंगे, मतलब जो ब्रिटिशर का जो कपड़ा है वो नहीं पहनेंगे। तो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में ये पार्टिसिपेट कर रहे थे कि ब्रिटिशर्स को कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, फॉरेन गुड्स को ये लोग परचेज नहीं कर रहे थे। बट इंस्टेड इंडिया कुड ओनली बी लिबरेटेड ओनली थ्रू ओनली फोर्स। इंडिया कैसे एक साथ में यूनाइट कैसे हो सकता था? यार इंडिया में आजादी कैसे मिल सकती थी लोगों को फ्रीडम कैसे मिल सकता था? तो लिबरेटेड का मतलब फ्रीडम ही होता है। कैसे मिल सकता था? जब आप फोर्स लगाएंगे तभी हो सकता है। फोर्स का मतलब जब आप वॉयलेंस क्रिएट करेंगे तभी ऐसा हो सकता है, वरना ऐसा नहीं हो पाएगा।
और इसी के लिए वो क्या कर रहे थे, वो गुरिल्ला वॉरफेयर जैसी एक्टिविटी वो कंप्लीट कर रहे थे। गुरिल्ला वॉरफेयर का मतलब क्या कि जैसे जंगल में आदिवासी जिस तरीके से लड़ाइयां लड़ते हैं, उनके लड़ने का जो तरीका होगा उसको बोलते हैं गुरिल्ला वॉरफेयर। आपने छावा मूवी देखा होगा, छावा मूवी में आपको इस तरीके के टर्म देखने को मिलते हैं, जो फाइटिंग होती है जो जंगलों में, वो वैसे ही फाइटिंग होती है, गुरिल्ला वॉरफेयर देखने को मिल जाता है। तो यह सब हम लोगों को देखने को मिला। बाद में क्या हो जाता है, तो बाद में अल्लूरी सीताराम को, राजू को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो फिर भी वो लोगों को फिर भी यहाँ पे यह देखने को मिलता है कि वो लोगों के लिए वो वहाँ पे काम कर रहे थे और लोगों को खादी बियर करने की बात कर रहे थे, लोगों को मना कर रहे थे अल्कोहल आपको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। दो रोल था उनका, एक तो खादी को वो प्रमोट कर रहे थे और वो बाइकआउट करने की बात करते हैं अल्कोहल को। इस तरीके का अल्लूरी सीताराम राजू का भी इन्वॉल्वमेंट रहा। कहाँ पर, तो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में। इसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक आपको कंप्लीट करना है वो है स्वराज इन प्लांटेशन। देखिए समझिएगा, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से डायरेक्टली 3 मार्क्स में या 4 मार्क्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, सॉरी 3 मार्क्स में या तो 5 मार्क्स में। क्या पूछा, मतलब यहाँ पर यह पूछा जाएगा आपसे कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उनके लिए स्वराज का क्या मतलब था। स्वराज महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट है, महात्मा गांधी का एक कॉन्सेप्ट, उसको क्या बोलेंगे, स्वराज बोलते हैं। अब देखिए स्वराज यहाँ पे क्या था, जैसे मैंने आपको भी बताया कि ब्रिटिशर्स क्या कर रहे थे, ब्रिटिशर्स ने यह कर दिया था कि इंडिया में अलग अलग जगह पे जो लोग रह रहे हैं उन लोगों को दूसरे जगह पे जाके काम करना होगा। इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, इंडिया का ये जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो रीजन है, वहां पर कुछ लोगों को भेजा गया काम करने के लिए, भेजा गया। तो यह जो लोग थे प्लांटेशन फील्ड पे काम करने वाले, या जो लोग हैं वो लोग वर्कर्स थे, जो वर्कर्स थे वो लोग काम कर रहे थे। इन लोगों के साथ में एक अग्रीमेंट हुआ था, इन लोगों के साथ में एक अग्रीमेंट हुआ था। वह जो एक एक्ट ब्रिटिशर्स बना कर लेकर आए थे, उस एक्ट को बोलते हैं इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। 1859 में इन लोगों के लिए एक एक्ट बनाया गया था, उसका क्या नाम था, इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट, इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो प्लांटेशन वर्कर्स है वो बिना परमिशन के कभी भी उस प्लांटेशन फील्ड को छोड़ नहीं सकते हैं, बिना परमिशन के वो कभी भी उस प्लांटेशन फील्ड को छोड़ नहीं सकते। या उन्होंने एक नियम बनाया था। और देश भर में कौन सा मूवमेंट स्टार्ट हो गया, जो मूवमेंट स्टार्ट हो गया था वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया था। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में महात्मा गांधी का क्या मिशन था, स्वराज। जो महात्मा गांधी का जो स्वराज का मिशन था, उसी स्वराज के मीनिंग को वो लोग अपने तरीके से अलग मतलब निकाल लेते हैं। मतलब जो प्लांटेशन वर्कर्स थे उन लोगों ने महात्मा गांधी के स्वराज का उन लोगों ने डिफरेंट मीनिंग निकाल दिया, उन लोगों ने डिफरेंट मीनिंग को निकाल दिया। उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने डिफरेंट मीनिंग को निकाला। उन लोगों ने क्या निकाला कि अब स्वराज कहा जा रहा है, मतलब क्या कि गांधी राज की बात हो रही है, गांधी जी के रूल की बात हो रही है। गांधी जी या कोई अब इंडियन हम पे रूल करेगा। जब गांधी जी का अगर राज आ जाएगा, वो समझने लगे तो क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। इनको मूवमेंट का परमिशन तो नहीं था और ये समझने लगे कि जब आंदोलन चल रहा है तो आंदोलन के टाइम पे ये मूव कर सकते हैं। कहाँ से, तो प्लांटेशन साइड से अपने विलेज साइड में ये मूव कर सकते हैं। यह इनको ऐसा बिलीव भी हो गया कि यहाँ पे यही कुछ लिखा हुआ है कि फ्रीडम टू मूव इन एंड आउट ऑफ कन्फाइंड स्पेस एंड रिटेन लिंक्स विद योर होम विलेजेस। अपने घर जा सकते हैं, जहाँ ये जाना चाहते हैं वहां पर ये जा सकते हैं। फिर देखने को मिलता है कि जब मूवमेंट चल ही रहा था और ये लोग उस प्लांटेशन फील्ड को छोड़ करके ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। देश भर में क्या चल रहा है, नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, मतलब ब्रिटिशर को कोई भी कॉर्पोरेट नहीं कर रहा है। और इन लोगों ने भी वही सोचा कि जो ब्रिटिशर्स के जो नियम है हम लोग उसको बाइकआउट करते हुए हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ये लोगों ने अपने मतलब निकाले हैं। फिर क्या होता है, जब ये लोग यहाँ से दूसरे जगह से जब लोग अपने घर जाने की कोशिश करते हैं तो उस टाइम पे देश भर में तो आंदोलन चल रहा था और देश भर में नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलेगा तो मतलब बहुत सारे जो लोग थे वो लोग ब्रिटिशर को के सर्विसेज को बाइकआउट कर दिए थे। जैसे रेलवे सर्विसेज को लोगों ने बाइकआउट कर दिया था, लोगों ने स्टीमर जो सर्विसेज जो चलता था उसको लोगों ने बाइकआउट कर दिया था। ये सब चलाने वाले कौन लोग थे, ब्रिटिशर थे। तो ब्रिटिशर के अंडर में इंडिया के लोग काम करते थे, उन लोगों ने इसको चलाने से मना कर दिया। जब चलाने से लोगों ने मना कर दिया था तो यहाँ से लोग यहाँ तक कैसे जा सकते थे, नहीं जा पाते। तो जब वो लोग नहीं जा पाते, वो लोग अपने प्लांटेशन फील्ड को जब छोड़ के लोग आगे बढ़ते हैं, तभी देखने को मिलता है कि प्लांटेशन फील्ड को छोड़कर आगे बढ़ने के बाद में कि वह लोग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो हर एक जगह पे कंट्री में स्ट्राइक था। किसका स्ट्राइक था, जो रेलवे है और जो स्टीमर है उस सबका स्ट्राइक देखने को मिलता है। अब स्ट्राइक था, स्ट्राइक जब कभी अगर होगा
तो वो लोग नहीं जा पाएंगे, और नहीं जा पाते हैं तो उन लोगों को पुलिस ने बहुत ब्रूटली पनिश किया था। ये आप याद रखिएगा कि पुलिस वालों ने उन लोगों को बहुत ब्रूटली पनिश किया। यहाँ तक की स्टोरी समझ में आई? मैंने क्या क्या समझाया? डाउट है किसी को? अब हम लोग स्टोरी अपनी समझ रहे थे कि जो 1920 का जो टाइम है, वहां से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट टाउन एरिया में अलग अलग जगह पे ऐसे मूवमेंट चल रहे थे। जब ऐसे मूवमेंट चल रहा था, उसके बाद में हमें देखने को मिलता है कि जो मूवमेंट चल रहा था, तो हर जगह पे चलते चलते अभी 1921 तक तो ऐसे मूवमेंट चला, पूरे 10 साल भर तक। 1922 का टाइम हो गया। 1922 का टाइम हुआ, तभी क्या होता है, तभी देखने को मिलता है फरवरी 1922, 4 फरवरी 1922 का डेट था। यहाँ पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था। तो गोरखपुर के पास में एक लोकेशन पड़ता है चौरी चौरा करके, वहां पर लोग नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट करने को तैयार थे। एक पुलिस स्टेशन सामने पड़ जाता है। जो पुलिस स्टेशन पड़ा था, वहां पर लोग वहां पे आग लगा देते हैं, और 22 पुलिस पर्सन, जो ब्रिटिशर्स के जो पुलिस मैन थे, वो लोगों का डेथ हो जाता है, वो लोग जल जाते हैं। लोगों ने आग लगा दिया। महात्मा गांधी का मूवमेंट कौन से आइडिया को लेकर हो रहा था? नॉन वायलेंस को लेकर मूवमेंट हो रहा था कि आपको कभी भी किसी को फिजिकल हार्म नहीं करना है। लेकिन यहाँ पर उन लोगों ने 22 पुलिस पर्सन का डेथ कर दिया। उन लोगों का लाइफ को खत्म कर दिया गया। जब उन लोगों के लाइफ को खत्म कर दिया गया, तो गांधी जी इस तरीके से नॉन मूवमेंट जो चल रहा था उसको कॉल ऑफ कर देते हैं, बंद कर दिए कि अब देश भर में लोग आंदोलन को अशांति के तरीके से लोग फैलाते रहेंगे, मतलब लोग वॉयलेंस क्रिएट करते रहेंगे। अगर वॉयलेंस करेंगे तो पुलिस उन लोगों को जेल में डाल देगी। इसलिए महात्मा गांधी के कहने की वजह से इस मूवमेंट को बंद कर दिया जाता है। अब मूवमेंट को बंद कर दिया गया, तभी क्या होता है, जब 1923 का टाइम हो जाता है। 1923 में कुछ जो लीडर थे कांग्रेस के अंदर में रहते हुए, उन लोगों ने दूसरी पार्टी बना ली थी। एक का नाम आता है मोतीलाल नेहरू, और एक का नाम आता है CR दास, चितरंजन दास। इन लोगों ने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी। उस पार्टी को क्या बोलते हैं? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी क्यों बनाया गया था, यहाँ पे समझिएगा। देखिए, जो स्वराज पार्टी बनाया गया था, इसका मेन पर्पज क्या था कि काउंसिल के जो इलेक्शन होते हैं, जो काउंसिल के इलेक्शन है, उस काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया जा सके। काउंसिल का इलेक्शन का मतलब क्या? काउंसिल मतलब जैसे पार्लियामेंट है, इसी तरीके से स्टेट के लिए असेंबली होती है। तो वहां पे जो उस टाइम पे काउंसिल बोलते थे ब्रिटिशर के टाइम पे। तो काउंसिल के इलेक्शन में इंडिया के लोग पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। कब पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे? जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग ब्रिटिशर को कोऑपरेट नहीं करेंगे, हमको पार्लियामेंट में, हमको असेंबली में जाना होगा। तो पार्लियामेंट में या असेंबली में अगर हमको जाना होगा, तो मतलब क्या कि हम ब्रिटिशर को कोऑपरेट कर रहे हैं, उन्होंने जो नियम बनाया हम उसी नियम को फॉलो कर रहे हैं। तो लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के टाइम पे काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। जब वो लोग काउंसिल के इलेक्शन को जब बंद कर देते हैं, तो इनका पर्पज था कि नहीं, अब हमें क्या करना चाहिए, अब हमें पार्टी बनाकर अब हमें इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना चाहिए। तो यह दोनों जो लोग थे, उन लोगों ने एक नई पार्टी बनाई। कौन सी पार्टी? स्वराज पार्टी। 1 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है। फाउंडर ऑफ स्वराज पार्टी वाज मोतीलाल नेहरू एंड CR दास, चितरंजन दास बोलते हैं। तो फर्स्ट नंबर तो इनका क्या पर्पज था कि काउंसिल के जो इलेक्शन है उसमें इनको पार्टिसिपेट करना है। सेकंड नंबर पर जो ब्रिटिशर्स, जो अंदर काउंसिल के अंदर जो ब्रिटिशर्स बैठे होंगे, उनका क्या करेंगे, हम लोग अपोज करेंगे। अपोज करने के लिए भी वहां पे जा रहे थे। और थर्ड नंबर पर इनका मेन पर्पज यह था कि ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दिखा सकते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है, जो जहां पे पार्लियामेंट है, जहां पे काउंसिल है, वह जो काउंसिल है, असेंबली है, वह अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है। वह अनडेमोक्रेटिक तरीके से काम कर रही है, डेमोक्रेटिक तरीके से काम नहीं कर रही है। यह भी उनका दिखाने का मेन पर्पज था। इस वजह से उन लोगों ने एक नई पार्टी बना ली थी, जिस पार्टी का नाम क्या था? स्वराज पार्टी जी। तो स्वराज पार्टी को बनाया गया था। नेक्स्ट नंबर पर देखने को मिलता है, अभी इवेंट कहां तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए, हम लोगों ने इवेंट कंप्लीट कर लिया। 1920 के इवेंट नॉन कोऑपरेशन स्टार्ट हो रहे हैं।
1922 में इसे बंद कर दिया गया था। 1922 में इसे बंद कर दिया गया। महात्मा गांधी को यहाँ पर जेल की सजा दे दी जाती है, इम्प्रिजन कर दिया जाता है महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी को इम्प्रिजन करने के पीछे का मेन रीजन क्या था? देखिए, अभी फरवरी 1922 में वायलेंस हो गया था। कहाँ पर? तो चौधरी चौरा में इंसिडेंट हो गया था। तो लीडर को वहां पे अरेस्ट कर लिया गया। कौन लीडर थे वहां पे? महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी को 1922 में अरेस्ट किया जाता है और इनको टोटल 6 ईयर का पनिशमेंट दे दिया गया। 6 ईयर का इनको पनिशमेंट दे दिया गया। बट इनका हेल्थ इशू बनने लगा, जिसकी वजह से इनको 1924 में ही जेल से इनको रिलीज कर दिया गया था। जब इनको रिलीज कर दिया गया, इसके बाद से महात्मा गांधी ने खुद डिसाइड किया कि अभी जब तक मेरी पनिशमेंट कंप्लीट नहीं हो रही है, मैं किसी भी पॉलिटिकल मूवमेंट में मैं पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। तो उन्होंने पॉलिटिकल मूवमेंट में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया था। फिर क्या हुआ? फिर देखने को मिलता है यहाँ पे एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था। आगे हम पढ़ेंगे। जो मूवमेंट है वो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट? फिर से एक बार नया एक आंदोलन स्टार्ट हुआ। एक बार आंदोलन महात्मा गांधी कर रहे थे जो नॉन वायलेंस मेथड के साथ था, जिसका नाम था नॉन कॉपरेशन। नॉन कॉपरेशन सक्सेस नहीं हो पाया, फेलियर हो गया, क्योंकि वहां पे वायलेंस हो गया था। अब वापस से देश के सारे लोगों को यूनाइट करना जरूरी है। और देश के सारे लोगों को यूनाइट कैसे किया जा सकता था? देश के सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए जरूरी था कि कुछ कॉमन हमारे पास फिर से इशू मिल जाए। जब इशू नहीं मिलेगा तब तक आप देश के सारे लोगों को यूनाइट कैसे कर सकते हैं? तो कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटी मिलती है इंडिया के लोगों को जहां से लोग फिर से एक बार यूनाइट होते हैं, लेकिन अभी भी सारे लोग यूनाइट नहीं हो पा रहे थे। तो थोड़ा सा पहले हम मूवमेंट के बैकग्राउंड को समझेंगे, उसके बाद से हम लोग आएंगे कि क्या है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। बस 1 मिनट समझ लीजिए सिविल डिसोबीडियंस क्या होता है। तो सिविल का मतलब जो सारे जो सिविलियन हैं, सारे जो लोग हैं, वो सारे लोग क्या करेंगे? ब्रिटिशर के जो ऑर्डर हैं, ऑर्डर को डिसऑबे कर देंगे। लोग फॉलो नहीं करेंगे। जो ब्रिटिशर जो भी ऑर्डर दे रहे हैं उस ऑर्डर को हम लोग क्या करेंगे? मना कर देंगे। यही क्या हो गया? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अगर किसी के ऑर्डर को मना कर दिया गया तो आप अगले को तो आप फिजिकल हार्म तो कर नहीं रहे हैं। जब भी आइडिया किस पर बेस्ड है? नॉन वायलेंस पर बेस्ड है। नॉन वायलेंस पर बेस्ड था और यहाँ से एक मूवमेंट स्टार्ट कर दिया गया जिसको क्या बोलेंगे? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के पहले अभी क्या हो रहा था? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो स्टार्ट होता है वो इंडिया में 1930 में स्टार्ट होता है। 1930 से पहले भी कुछ इवेंट हुए थे। सबसे पहले क्या इवेंट देखने को मिलता है? एक इवेंट देखने को मिलता है, बोलते हैं साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था? देखिए, मैंने आपको यहाँ पर बताया सबसे पहले कि 1923 में स्वराज पार्टी बनाया गया, जो काउंसिल के इलेक्शन को में पार्टिसिपेट करने वाली थी। काउंसिल के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाली थी। अब क्या था? देखिए, 1919 में एक एक्ट आया था जिसमें इंडिया को कैसे रूल करना है उसके लिए एक एक्ट बनाकर लाया गया था, जिसको बोलते हैं इंडिया एक्ट 1919। फिर इसके बाद से इसको 10 साल के बाद में इसमें रिव्यू करना था। तो रिव्यू कब किया जाता? तो 1929 में रिव्यू किया जाता। लेकिन ब्रिटेन में इलेक्शन होने वाले थे तो इसकी वजह से वहां की गवर्नमेंट ने क्या बोला कि अब हम इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना चाहते हैं। तो 1927 में ही उन्होंने क्या कर लिया था? एक कमीशन बनाया। वो कमीशन का नाम क्या था? साइमन कमीशन। और साइमन कमीशन को इंडिया कब भेजा जाता है? वो इंडिया कब पहुंचता है? तो 1928 में वो इंडिया पहुंचा। ठीक है, इंडिया कब पहुंचता है? तो 1928 में पहुंचा। और 1928 में साइमन कमीशन जब इंडिया पहुंचता है तो इंडिया में पहुंचने के बाद देखने को मिलता है कि इस कमीशन में टोटल 7 मेंबर थे। इस कमीशन में कितने मेंबर थे? 7 मेंबर थे। और 7 के 7 मेंबर कौन थे? तो ब्रिटिशर्स थे। 7 के 7 मेंबर कौन थे? तो ब्रिटिशर्स थे 7 मेंबर्स। अब समझिए, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को रिव्यू करना है। कितने लोगों को भेजा गया? टोटल 7 लोगों को। 7 लोग कौन होंगे? सब ब्रिटिशर्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों जरूरी था? कि इंडिया में आगे कैसे काम हो पाएगा, इंडिया में कैसे क्या रूल बनेंगे। मान लीजिए आपके घर का कोई रूल बनाना है, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट ना हो और मेरा अगर इन्वॉल्वमेंट हो जाए, क्या आप पसंद करेंगे क्या उस बात को? नहीं पसंद करेंगे, बहुत अच्छी बात है, आप लोग नहीं पसंद करेंगे। तो फिर इसी तरीके से इंडिया में
इंडिया के लिए कमीशन बनाना था, तो कमीशन में इंडिया के कोई भी मेंबर है ही नहीं, सारे मेंबर कहाँ से हैं, ब्रिटिश मेंबर हैं। तो क्या इंडिया के लोग सपोर्ट करते क्या? इंडिया के लोग सपोर्ट नहीं करते। और इंडिया के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे तो इंडिया के लोगों ने उनका वेलकम किया। कैसे वेलकम किया था? साइमन गो बैक, साइमन वापस चले जाओ, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से इंडिया से तुम जा सकते हो, साइमन तुम जा सकते हो। आप लोगों को नहीं बोला, आप लोग साइमन नहीं है। हाँ ठीक है, तो यहाँ तक की स्टोरी कंप्लीट हो गई। साइमन गो बैक ये कंडीशन हो गया। अब क्या था, 1929 का टाइम होता है। 1929 मतलब देखो, एक बार सबसे पहले लोग यहाँ पर मूवमेंट करना अपना स्टार्ट कर दिए थे। जो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग इंडिया में, जो सारे पॉलिटिकल पार्टी के लोग थे, वो लोग साइमन कमीशन का अपोज करने के लिए लोग उनका स्टार्ट कर दिए। तो एक बार फिर से यूनिटी बनी थी, लेकिन ये यूनिटी जो थी वो ज्यादा लॉन्ग टाइम के लिए ये यूनिटी नहीं बन पाई। फिर क्या हुआ, फिर 1929 का टाइम आ गया। अभी 1929 का टाइम था तो वहां पे कांग्रेस के लीडर कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने एक डिमांड रखा, उन्होंने एक प्रॉमिस किया लोगों से। क्या प्रॉमिस किया? कि अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए। कि अब हमारे कंट्री में ऐसा नहीं होना चाहिए कि ब्रिटिशर रूल करते रहेंगे। अब हमारे कंट्री में हम लोग रूल करेंगे, इंडिया में इंडिया के लोग रूल करेंगे। तो फुल इंडिपेंडेंस हमको चाहिए, ब्रिटिशर हमको नहीं चाहिए। ये उन्होंने बात कह दिया। इसी और उसके बाद से क्या होता है, 26 जनवरी 1930 के डेट में फर्स्ट टाइम पे इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया था। 26 जनवरी 1930 के डेट में फर्स्ट टाइम पे वो लोग इंडिपेंडेंस डे को सेलिब्रेट करते हैं और इंडिया का वो लोग फ्लैग को होस्ट करते हैं। इसी के बाद से हर साल क्या हो रहा था, हर साल इंडिया के फ्लैग को होस्ट किया जा रहा था 26 जनवरी को। हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रेडी कब हुआ? 26 नवंबर 1949 था, सॉरी 1949 है और 1950 होगा। 26 जनवरी 1950 से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया जाता है। देश में संविधान कब से लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950। तो इस डेट में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हो गया है और हम पहले से एक डेट को सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। वो डेट कौन सा है? तो 26 जनवरी 1930 से हम उसको सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। तो इसलिए यह डेट को रखा गया कि आगे भी हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। तो कुछ दिन के बाद में लोग इस डेट को लोग फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं और आज तक हम लोग हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं। तो अगर आपसे कोई अगर आप अगली बार पूछ ले कि हम 26 जनवरी क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो आपका आंसर यह नहीं होना चाहिए कि लड्डू खाने के लिए हम लोग 26 जनवरी सेलिब्रेट करते हैं। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि फर्स्ट टाइम पर इंडिया का फ्लैग होस्ट किया गया था। फर्स्ट टाइम पर इंडिया का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया गया था। कब? 26 जनवरी 1930। 26 जनवरी 1930। अब क्या था, यह हो गया 1929 का टाइम। 1929 के बाद हमें जो कंप्लीट करना है वो 1930 के इवेंट को कंप्लीट करना है। 1930 के हमें इवेंट को कंप्लीट करना है। 1930। अब यहाँ पर किनका इन्वॉल्वमेंट होगा? इनका यहाँ पे जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो होगा महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट। महात्मा गांधी का इन्वॉल्वमेंट। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, महात्मा गांधी के इन्वॉल्वमेंट में हमें यह देखने को मिला कि देश भर में अब एक नया मूवमेंट स्टार्ट हो गया। कौन सा मूवमेंट हो रहा था? अभी होने वाला है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। कौन सा मूवमेंट? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट महात्मा गांधी के लीडरशिप में होने वाला था। कैसे स्टार्ट होता है? तो सबसे पहले 30 जनवरी 1930 का टाइम था। 30 जनवरी 1930 का टाइम है, क्योंकि अभी हम 26 जनवरी 1930 की अभी हमने स्टोरी को कंप्लीट किया। क्या स्टोरी था कि वहां पे फर्स्ट टाइम पे फ्लैग को होस्ट किया जाता है। 1930 के डेट में फ्लैग को होस्ट किया गया। अब आ गया 30 जनवरी। 30 जनवरी 1930 के डेट में महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा। किनको? महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा। उस लेटर में क्या डिमांड था? 11 टाइप का डिमांड था। 11 डिमांड के लिए उन्होंने एक लेटर लिखा। किनको? ब्रिटिशर्स को। ब्रिटिशर्स में कौन थे इंडिया में रूल कर रहे थे? तो ब्रिटिशर्स में लॉर्ड इरविन करके एक पर्सन थे, वह रूल कर रहे थे। लॉर्ड इरविन, ये कौन थे? लॉर्ड इरविन यहाँ के वायसराय थे। वायसराय का मतलब क्या? पूरे ब्रिटिशर्स का, पूरे जो इंडिया पे जो ब्रिटिशर के जो सबसे हेड पर्सन थे वो कौन थे?
वो लॉर्ड इरविन थे। वायसराय एक पोस्ट होता है, जैसे आज क्या हमारे गवर्नर होते हैं, तो उस तरीके से वहां पे वायसराय होते थे। तो समझिए वो वायसराय हैं, वह उनको महात्मा गांधी ने एक लेटर लिखा। लेटर में उन्होंने कई सारी डिमांड को रखा। क्या डिमांड को रखा? उन्होंने पीसेंट्स के लिए डिमांड को रखा, उन्होंने पीसेंट्स के लिए डिमांड को रखा, उन्होंने वीमेन की डिमांड को हाईलाइट किया, उन्होंने बिजनेस क्लास के लोगों के लिए उन लोगों ने डिमांड को रखा। इस तरीके से गांधी जी के टोटल कितने डिमांड होते हैं? 11 डिमांड थे। जिसमें से सबसे जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टर्म था वो था सॉल्ट। देखिए महात्मा गांधी अब देश के लोगों को एक साथ यूनाइट करना चाहते थे। यूनाइट करने के लिए कुछ कॉमन होना चाहिए। हम यही तो समझ रहे थे कि कुछ कॉमन जब तक नहीं होगा, जब तक कुछ कॉमन नहीं होगा तब तक तो डाइवर्सिटी बनी हुई है, और जब तक डाइवर्सिटी बनी हुई होगी तो आप कंट्री को यूनाइट नहीं कर सकते हैं। यूनाइट करने के लिए महात्मा गांधी ने किसको चुना? सॉल्ट को। सॉल्ट एक पावरफुल वेपन के तरीके से वो यूज कर रहे थे। सॉल्ट एक पावरफुल वेपन के तरीके से वो यूज कर रहे थे। पावरफुल वेपन का मतलब क्या होगा? तो पावरफुल वेपन का मतलब यह होगा कि जैसे आप ऐसा समझिए कि जो सॉल्ट है वो हर एक लोगों के लिए इसेंशियल फूड आइटम है। चाहे वो बहुत गरीब लोग हो गए, चाहे वो बहुत अमीर लोग हो गए, चाहे वो मेल पर्सन है, चाहे वो फीमेल पर्सन, कोई किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करता है। क्या बिना नमक के वो सरवाइव कर जाएगा क्या? सॉल्ट के साथ में कुछ प्रॉब्लम था। फिर महात्मा गांधी ने सॉल्ट को एक पावरफुल वेपन के तरीके से यूज किया, और सॉल्ट के साथ में क्या प्रॉब्लम था? कुछ प्रॉब्लम था। क्या क्या प्रॉब्लम था? 2 टाइप के प्रॉब्लम आपको याद रखना है सॉल्ट को लेकर। कुछ प्रॉब्लम में फर्स्ट नंबर पे सॉल्ट पर मोनोपोली देखने को मिलता है। मोनोपोली फर्स्ट नंबर पर। सेकंड नंबर पे हमें देखने को मिलता है जो टैक्स। देखिए क्या था? मोनोपोली। मोनोपोली का मतलब क्या होता है? मोनोपोली का मतलब होगा कि अकेले उन्हीं का अधिकार। मोनो का मतलब सिंगल हो जाता है, तो सिंगल ऑनरशिप है या सिंगल राइट्स है। किनका? तो ब्रिटिशर का। सिंगल राइट्स किन है और राइट्स किनका है? तो ब्रिटिशर्स के हैं। मतलब सॉल्ट को जो मैन्युफैक्चर कौन कर सकता है? ब्रिटिशर कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ। सॉल्ट बनाने वाले ब्रिटिशर्स, और सॉल्ट पे टैक्स भी लगाने वाले ब्रिटिशर्स हैं। सॉल्ट पर टैक्स लगाया जा रहा है। सॉल्ट क्या है? सॉल्ट तो कॉमन फूड आइटम है सबके लिए, या इसेंशियल फूड आइटम है। सॉल्ट कॉमन या फिर हम क्या इसेंशियल बोल सकते हैं? सॉल्ट कॉमन है या फिर इसेंशियल फूड आइटम है जो सबके लिए जरूरी है। किनके लिए? चाहे वो मेल पर्सन है, चाहे वो मैन है, चाहे वो वीमेन है, चाहे वो रिच पर्सन है, चाहे वो पुअर पर्सन है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, चाहे वो इस्लामिक कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अलग अलग कम्युनिटी के जो लोग हैं, वो सब लोग सॉल्ट को कंज्यूम करते हैं। और सॉल्ट को बनाने का अधिकार किनके पास में? ब्रिटिशर के पास। महात्मा गांधी को सॉल्ट एक पावरफुल वेपन मिल जाता है कि यहाँ पर हम देश के सारे लोगों को यूनाइट कर सकते हैं। सारे लोगों में मतलब मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन को। ऐसा नहीं कि सारे लोग कभी भी आंदोलन में पार्टिसिपेट करते हैं। अभी देखिए कॉकरोच जनता पार्टी का मूवमेंट हो रहा था, सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे। आप लोग क्या पार्टिसिपेट कर रहे थे? क्या नहीं कर रहे थे? कभी भी देश की या किसी भी मूवमेंट में सारे लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब महात्मा गांधी को एक पावरफुल वेपन मिल गया। महात्मा गांधी सोचे यहाँ से मैं ब्रिटिशर्स की छुट्टी कर सकता हूँ। कैसे छुट्टी होती? तो ब्रिटिशर की छुट्टी होने के लिए महात्मा गांधी बोले कि अब हम क्या करेंगे। उन्होंने एक 11 डिमांड को रखा। कब? तो 30 जनवरी के डेट में। और उन्होंने क्या बोला? महात्मा गांधी ने यह बोला कि मेरे जो डिमांड है वह 11 मार्च तक कंप्लीट हो जाने चाहिए। अल्टीमेटम दे दिया उन्होंने वार्निंग दे दिया कि क्या होगा। अल्टीमेटम उन्होंने दे दिया कि 11 मार्च 1930 तक मेरे डिमांड कंप्लीट हो जाने चाहिए। जब उन्होंने यह अल्टीमेटम दे दिया किनको? ब्रिटिशर्स को। तो क्या ब्रिटिशर्स ये बात मान जाते क्या? तो ब्रिटिशर्स ने फिर क्या किया होगा? ब्रिटिशर ने क्या किया होगा? तो पहले तो उन्होंने लॉर्ड इरविन ने उनकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। 11 मार्च के डेट में उन्होंने उनकी डिमांड को रिफ्यूज कर दिया। जब वो उनकी डिमांड को जब रिफ्यूज कर देते हैं, उनकी डिमांड को रिफ्यूज कर देने के बाद में फिर क्या होगा? डिमांड को फिर महात्मा गांधी शांत बैठ जाते हैं?
फिर महात्मा गांधी क्या किए, ईगो वाली बात आ गई, ईगो वाली बात आ गई, मैं कुछ बोल रहा हूँ मेरी बातें नहीं सुनी जा रही है, ईगो वाली बात, गर्ल्स वाली बात। तो ईगो वाली बात आ गई कि अब महात्मा गांधी फिर क्या बोले, महात्मा गांधी बोले कि अब वो एक आश्रम में रहते थे, कहाँ रहते थे, महात्मा आश्रम में रहते थे। तो महात्मा गांधी ने यह बोला कि मैं जिस आश्रम में रहता हूँ उस आश्रम में मैं रिटर्न नहीं आऊंगा जब तक मैं ये सॉल्ट का जो प्रॉब्लम है मैं अगर उसको सॉल्व ना कर दूं। तो महात्मा गांधी रहते थे कहाँ पर, यहाँ पे उनका आश्रम था, उस आश्रम का नाम था साबरमती। महात्मा गांधी ने यह बोला कि साबरमती आश्रम में मैं रिटर्न नहीं आऊंगा, कब रिटर्न नहीं आऊंगा, जब तक सॉल्ट का प्रॉब्लम मैं सॉल्व नहीं कर लेता हूँ, अंग्रेजों की जब तक छुट्टी नहीं हो जा रही है मैं वापस नहीं आऊंगा। बोलने को तो बोल दिए, अब तो बात इज्जत वाली हो गई थी, ईगो वाली बात थी कि मैं कांग्रेस का, मेरी इतनी बड़ी वैल्यू बनी हुई है, मैं जो बोल रहा हूँ देश भर में आंदोलन हो जा रहा है, मैं बोल रहा हूँ तो ब्रिटिश की इकोनॉमी डाउन हो जा रही है, ये सब कंडीशन है। और अब तो सॉल्व एक प्रॉब्लम है जहाँ से मैं फाइट कर सकता हूँ। तो वो बोलते हैं कि मैं यहाँ से चला जाऊंगा कहाँ पर, दांडी। दांडी, दांडी एक कोस्टल एरिया है। क्यों गए दांडी? तो कोस्टल एरिया जाने का क्या मतलब, क्या वो जाना चाहते तो यहाँ भी तो जा सकते हैं, ये भी तो कोस्टल एरिया है। वो वहां पे गए कोस्टल एरिया, क्यों गए थे, क्यों गए महात्मा गांधी? महात्मा गांधी देखिए ये जो कोस्टल एरिया है, कोस्टल एरिया में मतलब, कोस्टल एरिया का मतलब कि ये ओशियन के साथ में कनेक्टेड वाला पार्ट है। यहाँ पे ओशियन है, कौन सा ओशियन है यहाँ पे, अरेबियन सी है यहाँ पर अरेबियन सी है, अरेबियन सी यहाँ पर कौन सा है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। अब क्या हुआ फिर, अरेबियन सी है, अरेबियन सी में वाटर होता है या नहीं होता है, जैसे आपके बॉटल में वाटर है तरीके सी में वाटर होता है। अब वाटर होता है तो वाटर कौन सा, वाटर की कुछ प्रॉपर्टी होती है, वहां पर सॉल्ट के कंटेंट्स होते हैं, सी सॉल्ट के कंटेंट्स होते हैं। तो उन्होंने क्या सोचा, बस उन्होंने सोचा कि हम कोस्टल एरिया पर जब जाएंगे, कोस्टल एरिया पे जा करके जो ओशन का जो वाटर उसको हम लोग एक जगह पे रखेंगे और वहां पे हम सन के हीट की वजह से वो वाटर क्या होगा, वो वाटर इवापोरेट हो जाएगा, और इवापोरेट होगा तो नीचे क्या बैठ जाएगा, सॉल्ट के कंटेंट्स बैठ जाएंगे। तो नमक बनाने का अधिकार किनका था, ब्रिटिशर्स का। उस नियम को किसने तोड़ दिया, महात्मा गांधी ने। ये मूवमेंट हुआ कब, 6 अप्रैल 1930 के डेट में, 6 अप्रैल 1930 के डेट में महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया था। सॉल्ट लॉ को महात्मा गांधी ने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया महात्मा गांधी ने। और जब महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया फिर महात्मा गांधी के साथ क्या हुआ होगा, क्या आप वही सोच पा रहे हैं जो मैं सोच पा रहा हूँ? महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को तोड़ दिया, फिर महात्मा गांधी को के साथ क्या हुआ होगा, महात्मा गांधी को पनिशमेंट मिल गया होगा। ऐसा ही कुछ हुआ था महात्मा गांधी के साथ कि महात्मा गांधी को भी तोड़ा गया था बहुत अच्छे से, नहीं पनिशमेंट मिला था। तो यह देखने को मिलता है कि 6 अप्रैल 1930 को महात्मा गांधी सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। ये जब जर्नी स्टार्ट होती है, आप ये याद रखिएगा, 11 मार्च से लेकर जर्नी कहाँ तक चलती है, 6 अप्रैल तक जर्नी चलती है। 11 मार्च से जर्नी कहाँ तक चलती है, तो 6 अप्रैल तक जर्नी चलती है। 6 अप्रैल तक जब जर्नी चलती है महात्मा गांधी की, फिर क्या होता है, फिर महात्मा गांधी इस मूवमेंट, इस डेट से अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में, महात्मा गांधी अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में अपना एक मार्च स्टार्ट कर देते हैं। वह जब रास्ते में जब जाते साबरमती से जब वो दांडी तक जा रहे थे तो वह लोगों से वो रिक्वेस्ट कर रहे थे, जहाँ भी वो जाते थे लोगों से रिक्वेस्ट करते कि आप, मैं एक मार्च करूंगा, आप मेरे साथ साथ चलते रहा कीजिएगा। तो महात्मा गांधी जब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे थे तो लोग क्या करते हैं, लोग भी महात्मा गांधी को सपोर्ट कर रहे थे। एक तरफ महात्मा गांधी ने सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर दिया, ब्रिटिशर का ईगो भी ब्रेक हो गया, अब महात्मा गांधी ब्रेक होने वाले हैं। फिर क्या था, देखने को मिलता है जब 6 अप्रैल के डेट में, 6 अप्रैल के डेट में महात्मा गांधी ने लॉ को ब्रेक कर दिया। फिर क्या, जो थाउजेंड्स ऑफ जो पीपल थे वो लोग भी सॉल्ट लॉ को ब्रेक करते हैं। जो थाउजेंड्स ऑफ पीपल जो थे वो लोग भी क्या करते हैं, सॉल्ट लॉ को ब्रेक कर देते हैं। सॉल्ट लॉ को उन्होंने ब्रेक कर दिया। फिर लोग और भी, अब लोग कैसे कैसे पार्टिसिपेट कर रहे थे यह जरूरी है समझना। जो लोग थे
क्या कोई बोर्ड लॉ को महात्मा गांधी ने ब्रेक कर दिया, फर्स्ट नंबर। सेकंड क्या होता है कि बहुत सारे जो लोग थे उन लोगों ने जो विलेजर्स थे उन लोगों ने फॉरेस्ट लॉ को वॉयलेट करना स्टार्ट कर दिया। गांव के लोग हैं उन लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, फॉरेस्ट लॉ को वॉयलेट कर दिया। वॉयलेट करने का मतलब क्या होगा, वॉयलेट करना उन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। वॉयलेट करने का मतलब क्या होगा कि ब्रेक कर दिया गया। जंगल, मैंने बताया था ट्राइबल्स एरिया में फॉरेस्ट लॉ को इम्प्लीमेंट किया गया था, तो वह जो कानून बनाया गया था कानून को तोड़ रहे हैं। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब ही क्या हो गया कि जो रूल बनाए गए हुए हैं और रूल को हम लोग ब्रेक करेंगे। तो सारे जो सिविलियन है वो सारे सिविलियन उस रूल को ब्रेक करना स्टार्ट कर दिए थे, डिसऑबे कर रहे थे, ब्रिटिशर के ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे थे। तो इस तरीके से विलेजर्स ने फॉरेस्ट लॉ को वॉयलेट कर दिया। बहुत सारे जो विलेजर्स थे उन लोगों ने क्या कर दिया, गांव के लिए जो चौकीदारी जो टैक्स लगता था, चौकीदारी टैक्स को भी वो लोग मना कर देते हैं। चौकीदारी टैक्स को वो लोग अवॉइड कर दिए देना, रिफ्यूज कर दिए थे देना। फिर क्या था, बहुत सारे जो विलेज के जो ऑफिशियल थे वो विलेज के ऑफिशियल भी अपने जॉब को क्विट कर देते हैं, अपने पोस्ट से वो लोग रिजाइन कर देते हैं। अब जब उन लोगों ने अपने पोस्ट से रिजाइन कर दिया, क्विट कर दिया था, इसके बाद भी देखने को मिलता है कि बहुत सारे और भी लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे जो शॉर्ट लॉ को ब्रेक करने वाले लोग थे। फिर क्या होता है, फिर देखने को मिलता है कि ब्रिटिशर्स भी उन लोगों को सस्पेंड करना, उन लोगों को पनिशमेंट देना स्टार्ट कर देते हैं। ब्रिटिशर्स भी उन लोगों को पनिशमेंट दे रहे थे, और पनिशमेंट कैसे, तो उन लोगों को जेल में डाल दिया जा रहा था। इसी तरीके से एक लोगों को जेल में डाला जाता है जिनका नाम क्या था, अब्दुल गफ्फार खान। अब्दुल गफ्फार खान को भी इस तरीके से जेल में डाल दिया जाता है। फिर क्या होता है, अब जब लोगों को जेल में डाला जाता था तो ब्रिटिशर्स उन लोगों पे वॉयलेंस भी कर रहे थे, ब्रिटिशर्स उन लोगों पे वॉयलेंस अटैक कर रहे थे। अब फिर से वॉयलेंस होने लगा ब्रिटिशर की तरफ से, तो महात्मा गांधी ने फिर क्या कर दिया, महात्मा गांधी ने मूवमेंट को कॉल ऑफ कर दिया। महात्मा गांधी इस मूवमेंट को बंद कर देते हैं। 1931 का टाइम हो गया था और 5 मार्च 1931 के डेट में महात्मा गांधी चले जाते हैं। 1931 के डेट में लंदन चले जाते हैं, लंदन जाने के लिए निकलते हैं। क्यों, वहां पे सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा था। बस इतना याद रखिए, कल हम लोग आगे के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। एक दिन का और चैप्टर है, आप लोग का ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। डाउट है, कंफ्यूजन किसी को? हाँ डाउट है, बोलो क्वेश्चन। हाँ वो इंडिया के लोग थे, उनके सपोर्ट करने वाले लोग थे। जैसे मान लीजिए कि मैं आगे चल रहा हूँ, मुझे आप मैं फॉलो कर रहे हैं कि आपको मेरी बातें पसंद आ रही, मेरी बातें सब आपको समझ में आ रही है। इस तरीके से कांग्रेस के जो बड़े बड़े जो लीडर थे वो लोग उनको सपोर्ट करने आगे आ गए थे, तो 78 लोग उनके साथ आ गए, चलने लगे। इस तरीके का देखा इंडियन पीपल थे जो महात्मा गांधी के सपोर्ट में आ गए हुए थे।